हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ का तीसरा भाग है। इस भाग में हम लोग निम्न पुरापाषाण काल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग अपना ये सेगमेंट स्टार्ट करें। हम लोगों ने बताया था आपको कि इतिहासकार इतिहास को स्टडी करते समय इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपके सामने वो एक फ्लो चार्ट में लेके आए हैं। तो हमने पढ़ा था कि इतिहास को यानी मानव इतिहास को इतिहासकारों ने मेजरली 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य इतिहास काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो अभी हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। फिर हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अपनी आवश्यकताओं यानी खाद्य ज़रूरतें और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए पाषाण का उपयोग किया था और उससे अपने औजार बनाए थे। इसीलिए हम लोग इस कालखंड को पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। तो आज से हम लोग स्टोन एज स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो स्टोन एज को हम लोग पढ़ते हैं तो स्टोन एज को भी पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है इसमें पैलेलिथिक यानी पुरापाषाण काल, फिर मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल, और अंतिम न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पुरापाषाण काल को भी आगे पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल का लोअर टाइम यानी लोअर पैलेलिथिक या निम्न पुरापाषाण काल, फिर मिडल पैलेलिथिक एज यानी मध्य पुरापाषाण काल, और अंतिम भाग उत्तर पुरापाषाण काल या अपर पैलेलिथिक एज। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये मेसोलिथिक और मिडल पैलेलिथिक में मिक्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर जब हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं तो ऑलमोस्ट इसका एक जैसा प्रोनाउंसिएशन आता है। तो यहाँ मेसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल, और मिडल पैलेलिथिक का मतलब होता है मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल क्या है? वो पुरापाषाण काल यानी पैलेलिथिक काल का ही एक कालखंड है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग पैलेलिथिक एज को देखेंगे, और पैलेलिथिक एज के भी फर्स्ट पार्ट यानी लोअर पैलेलिथिक एज या फिर निम्न पुरापाषाण काल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पुरापाषाण काल यानी पैलेलिथिक एज जो है वो प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा चरण है। और इस चरण को हम लोग देखें तो ये प्लेस्टोसीन युग है, इसको कवर करता है। अब ये प्लेस्टोसीन युग क्या है? जब हम लोग पृथ्वी की आयु को निकालते हैं तो पृथ्वी की आयु को हम लोग विभिन्न युगों में विभाजित करते हैं। तो ये प्लेस्टोसीन पृथ्वी की आयु का ही एक युग है। अब इस कालखंड में यानी पुरापाषाण कालखंड में हम लोग देखते हैं कि जो मानव है, प्रारंभिक मानव है, यहाँ पे हम लोग उसको मानव नहीं प्रारंभिक मानव कहेंगे। ये मानव बहुत सारे जंगली जानवरों विशाल जो कि बहुत सारे विशाल होते थे, और बहुत ही मेगाफोना फ्लोरा, यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फोना का मतलब होता है एनिमल्स और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। तो उनके साथ ये अपना परिदृश्य यानी अपने रहन सहन इनके साथ रह रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्रतिकूल वातावरण है इसमें जीवित रहने के लिए प्रारंभिक मानव ने बहुत सारे पत्थरों के उपकरण बनाए हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं इसको पुरा पाषाण युग। पाषाण का मतलब ये होता है पत्थर, और पुरा मतलब पुराना पत्थर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पुरापाषाण काल को हम लोग क्या करते हैं, आगे 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल, फिर दूसरा भाग है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा भाग है उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं इन कालखंडों की तो हमें ये ध्यान देना है कि इनको विभाजित क्यों किया गया 3 कालखंडों में। तो इसलिए विभाजित किया गया क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार हैं जिनको आज हम देखेंगे वो अलग प्रकार के हैं, मध्य पुरापाषाण काल के औजार अलग प्रकार के हैं, और उत्तर पुरापाषाण काल के औजार अलग प्रकार के हैं। इसीलिए हमने पुरापाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। अब ये जो पाषाण उपकरण हैं ये जैसे जैसे हम लोग अगले चरण में जाएंगे वो हम उसमें प्रगतिशील सुधार को नोटिस करेंगे। इट मीन्स निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार हैं उनसे बेहतर मध्य पुरापाषाण काल के औजार हैं, और उनसे बेहतर उत्तर पुरापाषाण काल के औजार हैं। अब हमें एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि जब हम लोग एक चरण से दूसरे चरण में जाते हैं यानी निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल के चरण में जाएंगे तो ये जो संक्रमण है या ट्रांजिशन है वो अचानक से या सडनली नहीं हुआ है, वो हमें ध्यान देने योग्य है। अब नेक्स्ट अगर देखें हम कि जो पुरापाषाण काल के औजार हैं ये हमें लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले मिले हैं। ये चाहे उत्तर में हिमालय की तलहटी हो, या दक्षिण में तमिलनाडु वाला एरिया हो, या फिर पश्चिम में पेशावर वाला एरिया हो, और सिंध से लेकर पूर्व में मेघालय और बंगाल तक हमें इस प्रकार के यानी पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। पर अगर हम लोग अपवाद की बात करें तो अपवाद में हम लोग देखते हैं कि एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पे हमें पुरापाषाण कालीन अवशेष नहीं मिले हैं। अब वह कौन सा क्षेत्र है? गंगा और सिंधु के जलोढ़ वाला मैदान और पश्चिमी घाट।
और ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ये प्रपाषाण काल के औजार नहीं मिले हैं? इसका ऐसा कारण माना जाता है कि यहाँ पर हमें औजारों को बनाने के लिए जो कच्चे माल की उपलब्धता होती है वो यहाँ पर नहीं थी। इसी कारणवश यहाँ पे हमें प्रपाषाण काल के औजार नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अब ये जो पाषाण उपकरण है यही हमारा मुख्य स्रोत है जिसके द्वारा हम प्रारंभिक मानव की गतिविधियों को, उनके व्यवहार को, उनकी संस्कृति को और उनकी परंपरा को जानने का प्रयास करते हैं। और ये हमारे प्राथमिक स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत मतलब ये इन स्रोतों के द्वारा ही हम लोग उनके बारे में जान रहे हैं, और ये जो स्रोत हैं ये उन्हीं के द्वारा यूज़ किए गए हैं। देन अब जब हम लोग पाषाण उपकरणों की बात करते हैं, तो जब हम पाषाण उपकरणों को बनाते हैं तो उसमें जो लगने वाली प्रौद्योगिकी है या टेक्निक है, यानी किस तरीके से प्रारंभिक मानव अपने औजार बनाते थे, तो उसमें दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली चीज़ कि अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल या पत्थर है, उसको अंतिम शेप क्या देनी है, उसका एक खाका आपके माइंड में होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, जो आपने खाका बना लिया है, उस खाके तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, यानी कच्चे माल से उस खाके यानी एक फुल फ्लेज वेपन बनाने की जो विधि है, टेक्निक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके दिमाग और आपकी उंगलियों के बीच में जो एक संतुलन होता है या जो मैनेजमेंट होता है वो बनाए रखना ज़रूरी है। जैसे लाइक हमारे पास ये एक कच्चा पत्थर है, इसको हमें अंतिमतः ये वाला रूप देना है, तो पहले हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हमें क्या रूप देना है। फिर हमने हाथों की मदद से उंगली किस पत्थर को कैसे पकड़ना है, किस पत्थर से किसको हिट करना है और कैसे उसकी परतें उतारनी है, वो हमारे टेक्निक का पार्ट हो जाती हैं। देन अब हमारा जो पहला कालखंड है वो है प्रारंभिक यानी निम्न पुरापाषाण काल, यानी पुरापाषाण काल का पहला चरण। अब ये जो निम्न पुरापाषाण काल है उसके जो उपकरण हैं वो 2 मिलियन ईयर्स तक पुराने माने जाते हैं। पर अगर मोटा मोटी हम लोग बात करें तो 6 लाख से 1.5 लाख तक का जो ईसा पूर्व का समय है उस कालखंड में हमें औजार मिलते हैं। अब ये जो निम्न पुरापाषाण काल के औजार या उपकरण हैं वो दो प्रकार के शुरुआत में माने गए। पहले वह प्रकार जो सोन या सोहन नदी घाटी के पास में मिले, इसीलिए इनको हम लोग सोन या सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये औजार पहली बार सोन या सोहन रिवर के पास मिले। फिर दूसरा है एश्यूलियन संस्कृति, जिसमें हम लोग हस्त कुठारों को देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सोन या सोहन संस्कृति। अब ये सोन या सोहन संस्कृति है, ये पाकिस्तान के पोटवार पठार में सिंधु की एक सहायक नदी है सोहन, और वहाँ पे हमें चॉपर और चॉपिंग ये टूल्स मिले हैं। अब ये जो टूल्स हैं चॉपर चॉपिंग, ये पेबल बेस्ड टूल्स हैं। अब ये पेबल क्या होता है? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली आपने जब नदी किनारे जाते होंगे तो आपको गोल से पत्थर मिलते होंगे, इसी को पेबल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो पत्थर इसने पकड़ रखा है ये पेबल ही है, तो इसको हिंदी में बटिकाश्रम कहते हैं। ओके, तो ये सोन संस्कृति के अंदर हमें जो टूल्स मिल रहे हैं उनको हम लोग चॉपर या चॉपिंग कहते हैं। तो ये है हमारा चॉपर या चॉपिंग। देन एशुलियन संस्कृति। अब एशुलियन संस्कृति जो है उसका मतलब होता है, जब भी आपके सामने एशुलियन वर्ड आए तो उसका वो वर्ड आते ही आपके माइंड में दो प्रकार के औजार आने चाहिए। एक है हैंडेक्स या हस्त कुठार और दूसरा है क्लीवर यानी कि विदारणी। ओके, तो क्लीवर जो है वो इंग्लिश वर्ड है, अभी हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो औजार हैं हस्त कुठार और क्लीवर, ये सबसे पहले दुनिया में फ्रांस की एक साइट सेंट एशूल पे खोजी गई थी। इसीलिए अब जब भी कहीं इस प्रकार के औजार मिलते हैं तो उसको हम लोग एशूलियन संस्कृति से जोड़ते हैं। अब ये जो एशूलियन संस्कृति के औजार हैं हस्त कुठार, सबसे पहले इंडिया के अंदर मद्रास वाले एरिया में मिले थे। और इसको हस्त कुठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक कुल्हाड़ी की तरह शेप है, बट इसमें जो हत्था होता है ना, हैंड होता है, वो नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अगर बात करें तो इसके ऊपर लकड़ी का हत्था लगा देंगे तो ये कुल्हाड़ी बन जाएगी। बट इसका उपयोग मनुष्य क्या करता था? अपने हथेली से पकड़ के इसको हिट करता था। दैट इज़ वाई इसको हम लोग हस्त कुठार बोल रहे हैं। तो 1863 में एक पर्सन है रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इन्होंने मद्रास के निकट एक स्थल है पल्लवरम, वहाँ से हस्त कुठार को सबसे पहले खोजा था। फिर इनके मित्र हैं विलियम किंग, इन्होंने अतिरपक्कम एक जगह है वहाँ से भी पूर्व पाषाण काल के उपकरण को खोज निकाले। तो इट मीन्स इससे पता चलता है कि ये जो हस्त कुठार और क्लीवर जैसे उपकरण हैं वो इंडिया में बनाए जाते रहे। और फिर अतिरपक्कम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें हस्त कुठार और पूर्व पाषाण काल के उपकरण तो मिले ही हैं, बट उनके साथ हमें पशुओं के पाद यानी पैरों के चिन्हों का एक ग्रुप भी मिला हुआ है। ठीक है, देन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले क्या था कि जो सोहन संस्कृति है और एशुलियन संस्कृति है, सोहन संस्कृति में कौन से औजार हैं? चॉपर और चॉपिंग। और एशुलियन संस्कृति में कौन से औजार हैं? हैंडेक्स और क्लीवर। इन दोनों को ही अलग माना जाता था। ये माना गया कि सोहन संस्कृति नॉर्थ इंडिया में है और एशुलियन संस्कृति साउथ इंडिया के अंदर है। तो
अब ये जब माना गया कि दोनों ही अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से है तो दोनों को अलग अलग संस्कृति माना गया। बट बाद में जब और खोज हुई तो हमें सोहन संस्कृति जो हस्त कुठार है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी मिलने लग गए। तो इसीलिए एक पुरातत्वविद हैं महापात्रा, उन्होंने तर्क दिया कि ये दोनों ही जो संस्कृतियाँ हैं वो एक ही परंपरा के हिस्सा हैं, और जो हम लोग इसमें अंतर देख रहे हैं वो अंतर हमें इसलिए देखने को मिल रहा है जो कि जोग्राफिकल एरिया का अंतर पड़ गया। देन अब अगर हम लोग चॉपर और चॉपिंग की बात करें तो चॉपर और चॉपिंग, इसमें दोनों में अंतर सिर्फ एक है कि चॉपर जो होता था वो यूनिफेशियल यानी एक धारी होता था, उसमें एक तरफ धार बनी होती थी, और चॉपिंग जो होता था वो बाइफेशियल यानी उसमें दो तरफ धार बनी होती थी। अब इसका जो उपयोग होता था संभवतः किसी पेड़ को काटने के लिए या किसी जानवर के मांस के टुकड़े को काटने के लिए किया जाता था। अब इनको बनाया कैसे जाता था, तो इनको पत्थर से पत्थर पर मारकर हिट कर कर बनाया। जैसे देखिए ये एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर मारा गया और इससे परत उतर गई तो इससे ये धारी बन गई, और यही अगर एक धारी है तो यूनिफेशियल, दो धारी है तो बाइफेशियल। देन अब अगर हम लोग बात करें हस्त कुठार या हैंडेक्स की, तो ये हमारे हस्त कुठार, और जैसा कि मैंने बताया इसमें हत्था नहीं है, हैंड नहीं है, तो इसका उपयोग कैसे करते थे मानव, अपनी हथेली से पकड़कर इसको किसी पे मारते थे, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंडेक्स कहते हैं। फिर अब ये जो हैंडेक्स है इसको बनाते कैसे थे, इसको ऐसे ही परत से परत उतार के, देखिए ये परत एक बार बार इसको हिट करके इसकी विभिन्न परतें उठाई और इसको इस तरह का चोंच जैसा शेप दे दिया है, तो यही हैंडेक्स बन जाता था। तो ये मूल रूप से एक उपकरण है और इसे कठोर या नरम हथौड़े के द्वारा कई दिशाओं से व्यवस्थित रूप से फ्लैग को तोड़कर या खटखटाकर बनाया जाता था। तो अंतिम में जो उसका शेप बनता था वो एक दिल या नाशपाती के आकार का बनता था, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ क्या होता था, एक मोटा हिस्सा होता था, कुंद जैसा हिस्सा होता था जहाँ से हथेली रख के उसको पकड़ा जाता था, और दूसरी तरफ एक पतला और नुकीला सिरा होता था जो चोंच जैसा निकला हुआ था और जिसको हम लोग यूज़ करते किसी चीज़ पर हिट करने के लिए। फिर एक अन्य प्रकार का उपकरण है क्लीवर, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विदारणी। अब ये क्या है, ये एक चपटा सा उपकरण है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चपटा सा उपकरण है और इसकी मोटाई भी ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होता था, इसमें एक कटिंग एज होती थी और वो चौड़ी साइड की होती थी। देखिए ये जो एज है ये कटिंग एज है, इससे चमड़े को काटने के उपयोग किया जाता था। ओके, तो कभी कभी इस उपकरण की पूरी कटिंग एज यू आकार की भी होती थी। देन अब मानव इतने सारे उपकरण बना रहा है, चॉपर चॉपिंग हो, चाहे हैंड एक्स हो, चाहे क्लीवर हो, तो उपकरण बनाने के लिए उसे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी और कच्चे माल की उपलब्धता पर उसे निर्भर रहना पड़ता था। तो अगर हम लोग देखें तो भारत के विभिन्न हिस्सों में हमें विभिन्न प्रकार के पाषाणों के द्वारा इन उपकरणों का निर्माण देखने को मिलता है। तो अगर देखो महाराष्ट्र में ये जो उपकरण है वो बेसाल्ट के बने हुए मिलते हैं। कर्नाटक के होसंगी एक क्षेत्र है, वहाँ पे ये उपकरण हमें चूना पत्थर के थ्रू बने मिलते हैं। और फिर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर हमें ये जो पाषाण उपकरण है वो क्वार्टजाइट नामक पत्थर के बने हुए मिलते हैं। बट मीन्स पत्थर से जो हमारे पास औजार आए हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो चेंज हो रहा है, बट उनको बनाने की जो तकनीक है या बनाने के बाद जो उसका रूप बनेगा उसमें हमें गज़ब की समानता मिलती है। देन अब जो निम्न पुरापाषाण काल है, इस काल में भी मानव जो था उसका जीवन आखेटक और खाद्य संग्रह का था, मतलब वो शिकार भी करता था और खाद्य का संग्रह भी करता था, बट वो अभी पशुपालन करना नहीं जानता था और उन्हें अग्नि का ज्ञान था, आग का उनको नॉलेज था। नॉलेज मतलब वो देख रहे हैं कि फायर जैसी कोई चीज़ होती है, बट अभी भी वो उसके यूज़ से फेमिलियर या परिचित नहीं हुए थे। देन अगर हम लोग पुरापाषाण काल के औजारों के और ज़्यादा एविडेंसेस को देखें तो मध्य प्रदेश में सोन घाटी में एक जगह है सिंघावल, वहाँ से हमें निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, चाहे वो एशुलियन परंपरा के हस्तकुठार हों, क्लीवर हो, वो भी मिलते हैं हमें। फिर जो मध्य सोन घाटी के सिंघावल का जो जमाव है उसको सिंघावल जमाव कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सिंघावल नामक पूरा स्थल पर मिला हुआ है और वहाँ पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको सिंघावल जमाव भी या डिपोजिशन भी कहते हैं। देन एक स्थल है चिरकी निवासा और होसंगी, यहाँ से भी हमें एशुलियन टाइप के जो उपकरण होते हैं या वेपन होते हैं वो मिले हैं। अब आपको पता है ये एशुलियन टाइप के जो उपकरण है वो चाहे हैंडेक्स हो, चाहे क्लीवर हो, चाहे स्क्रैपर हो, ये मिले हैं और ये ज़्यादातर हमें दक्षिण भारत के या दक्कन में मिले। अब देखिए आप यहाँ पे चिरकी निवासा का ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जो महाराष्ट्र के अंदर, फिर बोरी भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। देन महाराष्ट्र में जो चिरकी निवासा साइट है वहाँ से हमें निम्न पुरापाषाण काल की जो प्राचीनतम तिथि है वो मिली है। फिर कर्नाटक में जो एक प्लेस है होसंगी, वहाँ से हमें औजार निर्माण केंद्र के यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टाइप, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मानव औजार बनाते थे और फिर वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र भी करते थे।
देन फिर चिरकी निवासा से जो हमें औजार मिले हैं वहाँ पर हमें अच्छा, ये तो फिर से वही पूरा रिपीट हो गया। देन यहाँ पे आपको देखने लायक है कि जो हमारा जीएसआई है, जीएसआई के एक विद्वान हैं, एक वैज्ञानिक है अरुण सोनाकिया। इनके नेतृत्व में 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी के किनारे एक स्थल है हथनौरा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ से हमें मानव की एक प्रजाति होमो इरेक्टस का जीवाश्म यानी फॉसिल मिला है। तो देखिए ये अरुण सोनाकिया हैं और इनके हाथ में जो जो स्कल है वो एक होमो इरेक्टस के उसका स्कल है। तो अब ये जो शोध टीम थी जिसका नेतृत्व अरुण सोनाकिया ने किया था, वो ये दावा करती है जो स्कल है या जीवाश्म है वो महिला का मिला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में अभी तक जो हमें मानव का जीवाश्म मिला है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसका जीवाश्म मिला है। देन यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, या अगर हमारे वीडियोस आपको इंटरेक्टिव लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट करिए। हमारी इससे बहुत ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।